तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जेपीएससी पीटी का एग्ज़ाम हो जाने के बाद से हम लोग मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आज का जो टॉपिक हम लिए हैं उसका नाम है टाना भगत आंदोलन। आज हम लोग टाना भगत आंदोलन जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं उसी को देखेंगे। और ये आपके इतिहास वाले पोर्शन में आ जाता है, जो झारखंड का इतिहास है वहाँ। तो चलिए सबसे पहले इसको सिलेबस में देखते हैं कि सिलेबस में कहाँ दिया हुआ है। ये देखिए, आपका इतिहास का पोर्शन है। यहाँ से इतिहास 100 नंबर का है। इसमें प्राचीन काल पढ़ना है, मध्यकाल पढ़ना है, आधुनिक काल पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद वाले पेज पर आ जाइए भूगोल से पहले पहले, है ना। तो ये रहा आपका खंड डी, झारखंड का इतिहास। इसमें पढ़ना है आदि धर्म अर्थात झारखंड के आदिवासियों की सरना संस्कृति। इसको बहुत जल्द करवाएंगे, ठीक है। सदान की संकल्पना और नागपुरिया भाषा का प्रकटन, इसको आज ही दूसरे वीडियो में करवा देंगे। झारखंड में जनजातीय विद्रोह और राष्ट्रवादी संघर्ष, इसको कराएंगे। बिरसा आंदोलन करा दिए हैं। टाना भगत आंदोलन ये आज हम लोग अभी इस वीडियो में कर लेंगे। फिर झारखंड में स्वतंत्रता आंदोलन करेंगे, ठीक है। आप लोग अपना कोई टॉपिक है जो कवर करना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। उसके अलावा वीडियो कैसा लगता है वो भी बताया कीजिए, क्योंकि इसको कंटिन्यू रखने के लिए मेरा मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है। आप लोग पसंद कर रहे हैं कि नहीं वीडियो, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो पहले आप लाइक कीजिए, उससे भी हमको पता चलेगा। कमेंट कीजिए और बताइए कि अच्छा लगा या कोई कमी रह गया या कोई और टॉपिक चाहिए, जो भी आपकी इच्छा है। 2 मिनट समय दे करके आप कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। फिर अगर आपके चैनल पे हाइप का बटन दिखाई दे रहा है तो प्लीज़ हाइप भी कीजिए, ताकि और भी लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। मेंस का तैयारी हम आपके लिए मदद कर रहे हैं, क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट हैं और अपने लिए भी कर रहे हैं, इसलिए हम आपके साथ भी जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक हम लोग लिए हैं टाना भगत आंदोलन लिए हैं, है ना। तो इसको देखिए। सबसे पहला काम तो हम लोग का, जब भी कोई क्वेश्चन उठाते हैं तो पहला काम होता है कि उसको सिलेबस में जाके देखें। सिलेबस के बाद देखिए कि इससे आज तक कोई प्रश्न पूछा गया है, और पूछा गया है तो कैसा प्रश्न पूछा गया है वो भी देखिए, और इससे और कैसा कैसा प्रश्न पूछा जा सकता है उसको देखिए। तो अब यही काम हम लोग करते हैं, देखते हैं कि कैसा कोई प्रश्न इससे कभी बना है। तो देखिए, जेपीएससी मुख्य परीक्षा हेतु प्रश्न मॉडल कौन कौन से बन सकते हैं। जैसे कि टाना भगत आंदोलन मूलतः एक धार्मिक सुधार आंदोलन था, जो कालांतर में राजनीतिक आंदोलन बन गया, स्पष्ट करें। दूसरा क्वेश्चन है कि झारखंड के स्वतंत्रता संग्राम में टाना भगतों के अहिंसक योगदान और गांधी जी के उन पर प्रभाव का आलोचनात्मक परीक्षण करें। तीसरा है कि बिरसा मुंडा के उलगुलान और टाना भगत आंदोलन के बीच मुख्य अंतर और समानताओं को रेखांकित करें, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये। अगला है टाना भगत आंदोलन के उदय के पीछे उत्तरदायी आर्थिक और लगान संबंधी कारकों का वर्णन करें। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि क्या टाना भगत आंदोलन में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण थी, उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। देवमान्या जो थी, देवमान्या जतरा भगत की शिष्या थी, और उनकी वजह से इस आंदोलन में महिलाओं का भी जो भागीदारी था वो बहुत बड़ा था। इसलिए अगर इसको कभी महिला परिप्रेक्ष्य में भी पूछे तो हो सकता है, मे बी, है ना। ऐसे जनरली जेपीएससी ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछता है। जेपीएससी हमेशा जनरली स्वरूप को लेकर कारण और अगर इसके हिसाब से बोले तो राष्ट्रीय आंदोलन में इसका संबंध जो था उसी को रिलेट करके जनरली क्वेश्चन पूछता है। इससे ज़्यादा आप बर्डन मत लीजिए अपने माइंड में, ठीक है। बस देख लीजिए कि कैसा क्वेश्चन बन सकता है। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ाव, टाना भगतों ने राष्ट्रीय मुख्य धारा के साथ आदिवासियों के जुड़ाव का मार्ग प्रशस्त किया, इस कथन की पुष्टि करें। अगला क्वेश्चन है कि टाना भगत आंदोलन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में कहाँ तक सफल रहा, इसकी उपलब्धियों की विवेचना करें। अगर आपकी इच्छा होता है तो इसको आप एक जगह लिख लीजिए, ठीक है, कि ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। ये सोच करके इसको अगर लिखने की इच्छा है तो जरूर लिखिए। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से अगर क्वेश्चन बनाने का मन किया तो पूछेगा कि टाना भगतों के स्वदेशी और शुद्धता के सिद्धांतों ने कैसे ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दी, ये बताइए। छोटा नागपुर क्षेत्र में टाना भगत आंदोलन के प्रसार और उसके क्षेत्र प्रभाव का वर्णन करें। वर्तमान प्रासंगिकता, आज के झारखंड में टाना भगतों की वर्तमान सामाजिक राजनीतिक स्थिति और सरकार की उनके प्रति नीतियों पर प्रकाश डालें, ठीक है। तो क्वेश्चन आप देख लिए कि किस तरह से क्वेश्चंस बन सकता है। ऐसे जेपीएससी में भी एक जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है इससे। देखिए, 6th जेपीएससी मेंस में यह प्रश्न आया था कि टाना भगत आंदोलन के स्वरूप और उद्देश्यों की विवेचना करें। मतलब देखिए, एकदम आराम से ये क्वेश्चन पूछ लिया है। मतलब हमको तैयार कर रखना है, इसका जरूरी है, इस आंसर को तैयार करना ही करना है ना।
देखिए, एक क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं। टाना भगत आंदोलन की विशेषताओं पर चर्चा करते हुए उसकी भारतीय राष्ट्रवाद में भूमिका पर प्रकाश डालें। ये मॉडल क्वेश्चन है, इसी पर आंसर लिखना है। एक बात पहले डिस्क्लेमर में दे देते हैं हम, ठीक है। डिस्क्लेमर आपके लिए ये है कि ये मेरे राइटिंग में लिखा हुआ क्वेश्चन है और ये हम क्वेश्चन तब लिखे थे जब बहुत शुरुआती दौर पर हम इसको लिख रहे थे। मुश्किल से हम उससे पहले 4-5 क्वेश्चंस लिखे थे। तो ये जो आंसर है वो बहुत सटीक नहीं है, बस आप इसको एज ए हेल्प लीजिए। और अगर आप बिगिनर हैं तब पूरा हेल्प ले सकते हैं आप इससे। और हम खुद आपको इसमें बताएंगे कि हम थोड़ा बहुत क्या गलती किए हैं जो आप सुधार सकते हैं, ठीक है। पहले तो इतना जानिए कि आपका राइटिंग मेरे से बहुत अच्छा होगा और आप बहुत अच्छे से इसको लिखेंगे और लिखते वक्त आप कॉपी पे भी बहुत अच्छा लिख पाएंगे, ये हम आशा करते हैं। इसलिए आपको मेरे कॉपी के लिए जज बनने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा जजमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत इनिशियल स्टेज का लिखा हुआ है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं मिल पाता है, एक जगह हम इकट्ठा कर दिए हैं, आप इससे हेल्प ले लीजिए, ठीक है। हेल्प के नाम पे आप इसको देखिए और अगर लिखना चाहते हैं तो लिखिए, इससे ज़्यादा हम आपको और कुछ नहीं कह सकते। तो क्वेश्चन हम आपको पढ़ के बताएं कि टाना भगत आंदोलन की विशेषताओं पर चर्चा करते हुए उसकी भारतीय राष्ट्रवाद में भूमिका पर प्रकाश डालें। तो सबसे पहले एक कोटेशन के साथ शुरू कर सकते हैं आप कि टाना बाबा टाना भूतनी के टाना टून टून टाना ने टन टून टाना कासा पीतर मना दोना पतरी खाना मांस मदिरा मना दारू मना टाना बाबा टाना। ठीक है, ये कविता हम कहीं से देख के लिखे थे। अगर ये कविता में मेरे से कहीं मिस्टेक हो तो आप सुधार लीजिएगा, और ऐसे तो हमको लगता नहीं है कि हम गलत लिखे हैं, लेकिन अगर गलत हो तो आप कमेंट बॉक्स में सुधार के बता दीजिएगा, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छा से लिख देते हैं जतरा भगत, क्योंकि यही बोल रहे थे, यही गाए थे। अब स्टार्ट कीजिए यहाँ से आंसर कि टाना का शाब्दिक अर्थ है टानना या खींचना। यह आंदोलन बिरसा आंदोलन से ही जन्मा था। यह भी एक बहुआयामी आंदोलन था, क्योंकि इसके नायक जतरा भगत अपनी सामाजिक अस्मिता, धार्मिक परंपरा और मानवीय अधिकारों के मुद्दों को लेकर आगे आए थे। ठीक है, ये हम अभी भूमिका बांध रहे हैं। भूमिका बांधने के लिए जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे पहले भूमिका लिखेंगे, हम यहाँ पैराग्राफ दे के लिखेंगे तब भी समझ में आ जाएगा कि ये भूमिका ही है। तो टाना का शाब्दिक अर्थ हम आपको बता दिए, ये भूमिका है। चलिए आगे बढ़ा जाए। टाना भगत आंदोलन का प्रारंभ जतरा भगत के नेतृत्व में 21 अप्रैल 1914 ईस्वी को विशुनपुर गुमला में हुआ था। टाना भगत कोई व्यक्ति नहीं बल्कि उरांव जनजाति की एक शाखा थी जिसने कुडुख धर्म अपनाया था। इसलिए इस आंदोलन को प्रारंभ में कुडुख धर्म आंदोलन के नाम से जाना गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो कुडुख या उरांव जनजाति का मूल धर्म है। अब हम लोग लिखेंगे, इतना हम लोग लिख दिए, जानकारी दे दिए। अब लिखेंगे आंदोलन का कारण। इनकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी, क्योंकि इनसे मतलब कुडुख वाले उन लोग से अधिकांशतः धर्म श्रम वाले कार्य ही कराए जाते थे। सुबह से शाम तक भवन, सड़क आदि के निर्माण के लिए ये लोग ईंट पत्थर ढोते रहते और मजदूरी के नाम पर इन्हें कुछ विशेष नहीं मिला था या विशेष नहीं मिलता था। एक प्रकार से इन्हें खच्चरों की भांति प्रयोग किया जाता था। देखिए, हम अपना गलती खुद बताते हैं, ठीक ना। शुरू में हमको समझ में ही नहीं आता था कि अंडरलाइन कहाँ करना है, और आप देख पा रहे होंगे कि जहाँ मन आया है हम वहाँ अंडरलाइन कर दिए हैं, ठीक है। तो यही चीज़ नहीं करना है, थोड़ा कम अंडरलाइन अभी करके रखिए। जब आपको लिखते लिखते समझदारी बढ़ेगा ना, तब आप सही जगह, बहुत कम ही जगह लेकिन जो इम्पोर्टेंट होगा उसको आप क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। हर जगह अंडरलाइन करते नहीं चलेंगे, और यही शुरू में नहीं उतना समझ था तो जहाँ पाते थे वहाँ अंडरलाइन कर दिए हैं। तो यही चीज़ को सुधारेंगे, ठीक है। जमींदारी एवं पुलिस व्यवस्था की साठगांठ से जनता परेशान हो गई थी। शोषक वर्ग फिर से प्रबल हो उठा। सरदारी आंदोलन और बिरसा आंदोलन की असफलता के बाद सर्वत्र निराशा छा गई थी, ठीक है। यही सब कारण में बताए हम लोग। अब बताएंगे आंदोलन के मुख्य नेतृत्वकर्ता, ठीक है। तो मुख्य नेतृत्वकर्ता में सबसे पहले आप जतरा भगत के बारे में बताए और उसको बहुत अच्छा से एक डब्बा में डाल दीजिए, सुंदर से, इससे भी सुंदर बनाइए आप, है ना। बीच में लिखिए जतरा भगत, फिर जन्म अंडरलाइन कीजिए, ठीक है। 2 अक्टूबर 1888 को हुआ। जन्म स्थल चिंगरी ग्राम बिशुनपुर प्रखंड गुमला में हुआ। माता लिवरी भगत, पिता कोहरा भगत, पत्नी उनकी बुधनी भगत, ठीक है। इनके बारे में पूरा इनका पारिवारिक ज्ञान दे दिए आप। अब आगे बढ़ा जाए। जतरा उरांव ग्राम हेसराग के श्री तुरिया भगत से तंत्र मंत्र की विद्या सीख रहे थे। अब इनके जीवनी बता रहे हैं हम। उन्हें आत्मबोध हुआ कि तंत्र मंत्र से बीमारियां ठीक हो सकती हैं, तो समाज में व्याप्त अत्याचार रूपी बीमारी भी ठीक हो सकती है।
कहा जाता है कि एक दिन जतरा ओझा गुनी का प्रशिक्षण लेकर लौट रहे थे, तो रात्रि में उन्हें धर्मेश का दर्शन होता है। ठीक है, धर्मेश ने जतरा से कहा कि वह मति भाव सीखना बंद कर दे, मांस मंदिरा का परित्याग कर दे, खेतों में हल चलाना बंद कर दे, क्योंकि इससे पशुओं को तकलीफ होती है। जतरा ने लोगों से कहा कि ईश्वर नहीं चाहता है कि लोग जमींदारों, अन्य धर्मावलंबियों तथा गैर आदिवासियों के यहाँ कूलियों का काम करें। उन्होंने घोषणा किया कि ईश्वर ने उन्हें जनजातियों का नेतृत्व सौंपा है। एकेश्वरवाद, जिसमें धर्मेश की पूजा की बात कही। ताना भगत आंदोलन 21 अप्रैल 1914 को जतरा भगत के नेतृत्व में शुरू हो गया, है ना। एकेश्वरवाद, जिसमें धर्मेश की पूजा की बात कही गई, वो आंदोलन ताना भगत आंदोलन 21 अप्रैल 1914 को जतरा भगत के नेतृत्व में शुरू हुआ। उरांव लोग शुद्धता की ओर बढ़ने लगे और धर्मेश के प्रति समर्पित होने लगे। उन्होंने अपनी पूजा विधि को निम्नलिखित प्रकार का बनाया, यानी कि अब पूजा विधि उन्होंने चेंज किया। कैसे कैसे? मांस भक्षण का परित्याग किया, पूजन से पहले भोजन निषिद्ध किया, मतलब कि पूजा करने से पहले नहीं खाएंगे। मुर्गे की बलि के स्थान पर फूल एवं मिष्ठान चढ़ाने लगे। अगरबत्ती एवं घी का प्रयोग किया। अखरा में नृत्य एवं शिकार का परित्याग। रंगीन वस्त्र एवं आभूषणों का परित्याग। ठीक है, आगे देखिए। टाना भक्तों का पूजा पाठ, पवित्रता, जीवन की शुद्धता आदि का व्रत धर्मेश से जुड़ा था, जिसके कारण समाज में उनका संगठन बढ़ने लगा। भगवान से जुड़े हैं तो जल्दी संगठन बड़ा होता है। तथा जतरा के सहयोगियों द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में इनके मत का प्रचार प्रसार होने लगा। संपूर्ण उरांव प्रदेश में यह आंदोलन जंगल की आग की तरफ फैला। लोगों ने जमींदारों और गैर आदिवासी लोगों का काम करना बंद कर दिया। जमींदार आतंकित हो उठे और टाना भक्तों को कोर्ट कचहरियों में घसीटने लगे। अपने अनुयायियों को मजदूरी करने से रोकने के अपराध में जतरा भगत को उनके 7 अनुयायियों के साथ गुमला के अनुमंडल पदाधिकारी की कचहरी में मुकदमा चलाने के लिए उपस्थित किया गया। 1916 में जतरा भगत को 1 वर्ष की सजा हुई और बाद में इस शर्त पर छोड़ा गया कि वह अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे और शांति बनाए रखेंगे। जेल में मिली प्रताड़ना के कारण जेल से बाहर आने के 2 माह के भीतर ही जतरा की मृत्यु हो गई। ठीक है, जेल में ही इनको ज़्यादा प्रताड़ना दे दिया होगा, लगा होगा कि अब ये आदमी जी नहीं पाएगा, बचेगा नहीं, और अगर यहाँ मर गया तो इसके अनुयायी हमको छोड़ेंगे नहीं, इसीलिए शायद छोड़ दिया होगा ये सोच करके, है ना, कि ये कमज़ोर हो गया है, यहाँ मर जाएगा तो हमको दिक्कत होगा, यही सोच करके इनको छोड़ दिया। और ये बाहर आने के बाद 2 महीने के भीतर मर गए। तो लगेगा कि अच्छा चलो जतरा भगत जी की मृत्यु हो गई, उसके बाद ये आंदोलन थम जाएगा। नहीं, जतरा की मृत्यु के बाद का आंदोलन, ठीक है, आंदोलन तो आज भी चल ही रहा है इनका, है ना। तो जतरा भगत की मृत्यु के बाद भी इस आंदोलन को नेतृत्व मिलते ही रह गया हमेशा। जतरा की मृत्यु के बाद रांची जिला के विभिन्न भागों में उनके किसी न किसी अनुयायी के नेतृत्व में आंदोलन चलता रहा। नए विचारों और नई मानसिकता से सामाजिक परिवेश इतना अनुप्राणित हुआ कि आंदोलन की प्रगति को रोकना कठिन हो गया। जल्द ही बेड़ो, कुडू, मांडर होते हुए यह आंदोलन पलामू जिले में फैल गया। उन्होंने पलामू राजा के समक्ष निम्न 4 प्रस्ताव रखे। अगर यहाँ पे जगह दर्शाए हैं ना और जगह के बारे बताए हैं, तो आप यहाँ पर छोटा सा अपना झारखंड का मैप बनाइए और वहाँ पर जैसे कि ये क्षेत्र क्या है, गुमला है, रांची है, लोहरदगा है, इस सबको वहाँ पर क्या कीजिए, रंग करके दिखा दीजिए कि ये क्षेत्र हम लोग का क्या है, टाना भगत आंदोलन का शुरुआत का क्षेत्र है। ठीक है, उस टाइप से आप दिखा सकते हैं। झारखंड बनाइए छोटा सा और उस एरिया को रंग दीजिए, होगा, ये जगह बता दिया जाएगा। तो अब देखिए हम लोग जो है वो फ्लो नहीं तोड़ना है ना। क्या कर रहे थे हम लोग कि उन्होंने पलामू राजा के समक्ष 4 प्रस्ताव रखे। कौन कौन से प्रस्ताव? इन लोगों ने प्रस्ताव रखा कि प्रशासन उनको प्रदान किया जाए, राजा का पद समाप्त कर दिया जाए। कितना अच्छा बात है, एक राजा से जाके कह रहे कि राजा का पद समाप्त कर दे, मानेगा कभी? समानता स्थापित हो, भूमि कर समाप्त किया जाए क्योंकि भूमि ईश्वर प्रदत्त है। ठीक है, ये 4 बातें कहा गया था। अब देखिए, अब हम आपको अपना गलती बताते हैं। जैसे कि ये डायग्राम है, इसमें लिखा हुआ है प्रथम चरण को जतरा भगत दिए थे, द्वितीय चरण को जतरा भगत, बलराम भगत, भिखू भगत और देव मान्या का नेतृत्व मिला था, और तृतीय चरण में तो ये राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में जाकर के मिल गया था। तो ये वाला जो डायग्राम बनेगा, ये चित्र जो बनेगा, ये आप यहाँ नहीं बनाइए, इसको कहाँ बनाना चाहिए, हम अपना ही गलती बता रहे हैं ना, ये यहीं बन जाता,
जहाँ हम आंदोलन के मुख्य नेतृत्वकर्ता बना लिख रहे थे ना, उसको हमको यहीं बना देना चाहिए था, ताकि इसको समझ में जो भी कॉपी चेक करे कि आंदोलन के नेतृत्वकर्ता में अभी जतरा भगत का डेफिनेशन है या उनके जीवन के बारे में बताया जा रहा है, उसके बाद बाकी नेता का भी नाम आएगा और फिर तीसरे चरण में ये बताएंगे कॉपी में लिखने वाले स्टूडेंट कि हाँ अब ये राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गया, ये गलती हमसे हो गया था। ठीक है, यही ये सब छोटा छोटा चीज़ ना, अरेंजमेंट जो कॉपी पर है वो धीरे धीरे समय से आता है। जब आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा ना एक साथ, तो लगेगा क्या लिखे, कहाँ लिखे, कैसे लिखे, समझे। तो ये सब छोटा छोटा गलती शुरू के राइटिंग में होता है, फिर धीरे धीरे सुधरता है। इसलिए भी हम कोशिश किए कि जाने दो, अगर कॉपी पहले का भी है तो दिखा देते हैं, है कि नहीं, जिससे कि ये भी आप लोग को समझ में आएगा कि जो गलती हम किए वो गलती आप धीरे धीरे, मतलब ये गलती आपके लाइफ में होगा एक दो बार और फिर सुधरेगा। ठीक है, चलिए, तो राष्ट्रीय आंदोलन का दौर, हाँ यही फिगर था ना, इसी फिगर से हम लोग वहाँ गए थे। तो हम कहें कि ये फिगर हम लोग को सबसे शुरू में नेतृत्व वाले में ही बना लेना चाहिए था। पहला टॉपिक यहाँ पर है देवमान्या भगत। हमको लगता है कि थोड़ा सा इधर उधर हो गया, कोई बात नहीं, देखिए फिर से बताते हैं हम आपको, ठीक ना। प्रथम चरण में जत्रा भगत, द्वितीय चरण में बलराम भगत, भिखू भगत और देवमान्या भगत को हम लोग डिफाइन करेंगे। फिर हम लोग तृतीय चरण में राष्ट्रीय आंदोलन के दौर को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो अगर कभी भी महिला से रिलेटेड आपसे कुछ पूछे तो एक बात याद रखिएगा कि देवमान्या का नाम जरूर लिखिएगा। ठीक है, और ऐसे भी इस नेता में या नेतृत्वकर्ता में हम लोग देवमान्या का नाम लिखते हैं। जतरा की समकालीन महिला थी, सिसई थाना क्षेत्र के भभूरी ग्राम निवासी थी। जतरा भगत की मुख्य सहयोगी, जतरा भगत के देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत थी एवं विदेशी वस्तुओं के प्रति घृणा का भाव रखती थी। ठीक है, अगर दोबारा हो गया होगा तो कोई बात नहीं, देख लीजिएगा। चलिए, शिबू भगत मांडर क्षेत्र में आंदोलन का प्रचार प्रसार किए। इनके संबंध में कथा है कि मृत्यु के कुछ दिनों के बाद पुनर्जीवित हो उठे। लोगों ने समझा कि वे ईश्वर के से साक्षात्कार करके लौटे हैं, मतलब सामने सामने भगवान से मिल करके आए हैं, बातचीत करके आए हैं। उन्होंने कहा कि भगवान ने उन्हें टाना संप्रदाय के प्रचार प्रसार के लिए पुनः भेजा है। इन्होंने दामोदर तट पर काले बकरी की बलि देकर अपने अनुयायियों के बीच बांटा एवं मांस खाने की इजाज़त दी। देखिए, एक बात सुनिए, अगर कोई भी समुदाय में कठोर नियम बना दीजिएगा तो वो नियम की वजह से लोगों का घटना स्वाभाविक है, लोग घटते चले जाते हैं। तो हो सकता है कि शिबू भगत जी इस चीज़ को नोटिस किए होंगे और किसी भी समुदाय में जो संख्या है घट जाए और लोग उससे थोड़ा दूर चले जाएं, ये समुदाय के लिए अच्छी बात नहीं है। तो इन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ करके देखा कि अगर मांस खाने का जो रोक लगा दिया गया है, अगर हम उसको हटा दें तो समुदाय में जो संख्या है वो ना घटे। इसी बात को रखने के लिए उन्होंने क्या किया, दामोदर तट पर काले बकरी की बलि दी और मांस बनाया और खुद खाया और लोगों को ये कहा कि अगर आप सच्चे मन से जुड़े हैं तो मांस खा करके भी आप इस आंदोलन से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो फिर लोग जो मांस खाते थे वो भी इससे जुड़े रह गए, या फिर जो चाहते थे खाना वो भी इससे जुड़े रह गए। मांस भक्षी जुलाहा भगत कहलाए, जबकि जिन्होंने इनका अनुसरण नहीं किया, मतलब शिबू भगत का जिसने भी अनुसरण नहीं किया, मांस नहीं खाया, उन्हें अरवा भगत कहा गया क्योंकि वे लोग अरवा चावल ही खाते थे। ठीक है, अब अगले नेतृत्वकर्ता का नाम है बलराम भगत। घाघरा क्षेत्र के बेलगाड़ा निवासी थे। इन्होंने घाघरा क्षेत्र में आंदोलन किया। इन्होंने पशुओं के प्रयोग से हल जोतना अनुचित बताया, क्योंकि कहा कि हल जोतने से एक तो पहले आप जिस पशु बैल का प्रयोग कर रहे हैं उसको कष्ट होता है, और खेती करने से भी बहुत से जीव जंतु उसमें मारे जाते हैं, जैसे कि जैन धर्म में भी यही स्वभाव है ना। इसलिए इनके अनुयायियों ने खेती करना छोड़ दिया, पशुपालक बन गए, दूध का सेवन करने लगे तथा उसी को बेचने लगे। उसी से जो धन आया उसी से काम चलाए। इन्हें गौ रक्षणी भगत कहा गया। जो लोग पशुपालक बने, दूध का सेवन किए, बेचे और मांस नहीं खाए, उन लोग हो गए गौ रक्षणी भगत। ठीक है, भिखू भगत। अब एक और नेतृत्वकर्ता का नाम लिखिएगा। विशुनपुर थाना क्षेत्र के उरांव ग्राम निवासी थे। इन्होंने विष्णु भगत संप्रदाय को जन्म दिया। अन्य भक्तों की तरह भिखू भगत भी अंग्रेज विरोधी थे, किंतु वे कहते थे कि टाना भक्तों से उनका कोई लेना देना नहीं है और वे विष्णु के भक्त हैं। उनका ऐसा कहना था, इसलिए इनको हम लास्ट में जोड़े हैं। लेकिन जब भी आप टाना भगत आंदोलन में अगर उसका नेतृत्व करते देखिएगा तो भिखू भगत का नाम रहता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग सारे नेतृत्वकर्ता लिख लिए, काम खत्म इतना दूर का। अब है टाना भगत आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं। क्या विशेषता था, बाकी आंदोलन से थोड़ा अलग आंदोलन था ये, तो उसका विशेषता देखेंगे।
ताना भगत आंदोलन की प्रकृति इसे अन्य आदिवासी विद्रोहों से अलग करती है। फिर आप बहुत सुंदर से, मेरे पास तो जगह नहीं था इसलिए ये इतना गिजर मिजर हो गया है, इसको बीच में बहुत सुंदर से लिखिएगा। ताना भगत आंदोलन की विशेषताएं, फिर उसका एक पॉइंट हुआ धार्मिक सामाजिक सुधार, दूसरा पॉइंट हुआ अहिंसक प्रतिरोध और सत्याग्रह, और तीसरा पॉइंट हुआ राजनीतिक लक्ष्य। ठीक है, अब एक एक करके डिफाइन कीजिए। इसके बारे में जितना कुछ जानते हैं उसको अगले पेज पे लिखिए। अहिंसक प्रतिरोध और सत्याग्रह के बारे में जितना कुछ जानते हैं उसके अगले पेज पे लिखिए। फिर राजनीतिक लक्ष्य इनका क्या था उसको लिखिए। ठीक है, डिफाइन कीजिए सबको। तो वही काम अब हम लोग आगे कर रहे हैं। सबसे पहले धार्मिक सामाजिक सुधार, शुद्धतावाद। इन्होंने अपने समाज में बहुत जो भी कुरीति था उसको हटाने का काम किया था। तो इसमें हम लोग सबसे पहला पॉइंट देंगे एकल देववाद, मतलब एक भगवान को मानिए। नैतिक जीवन को थोड़ा नैतिक ढंग से जीना है। और गैर आदिवासी प्रथाओं का विरोध। अब जो आदिवासी प्रथा है उसको मानना है, गैर आदिवासी प्रथा नहीं मानना है। ये सुधार इन लोग धार्मिक सामाजिक सुधार में किए थे। तो एक एक करके इसको भी थोड़ा बहुत लिखेंगे, ज़्यादा नहीं लिखेंगे। एकल देव या एकेश्वरवाद बोलिए इसको। तो आंदोलन के प्रवर्तक जतरा भगत ने धर्मेश की अवधारणा पर बल दिया और पारंपरिक ओझामती, भूत प्रेत तथा पशु बलि जैसी कुरीतियों को त्यागने का आह्वान किया। ठीक है, बस शॉर्ट में लिखना है। उसके बाद नैतिक जीवन के प्रति बोला। आंदोलन के अनुयायियों ने शराब यानी कि अपने एरिया का हड़िया पीने और मांस खाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। सादा जीवन, शाकाहार और स्वच्छता पर जोर दिया। ठीक है, अगला है गैर आदिवासी प्रथाओं का विरोध। ताना भक्तों ने ईसाई मिशनरियों द्वारा किए जा रहे धर्मांतरण और बाहरी बनियों व्यापारियों द्वारा किए जा रहे शोषण का विरोध किया। ठीक है, अब आगे चलिए। अब अगला हम लोग लिखेंगे अहिंसक प्रतिरोध और सत्याग्रह। इसमें लिखिए गांधी से पहले सत्याग्रह, कर बंदी आंदोलन, बेगारी और कूली प्रथा। फिर हम लोग राजनीतिक लक्ष्य लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख रहे हैं अहिंसक प्रतिरोध और सत्याग्रह। गांधी से पहले सत्याग्रह। ताना भक्तों ने महात्मा गांधी के भारत में सत्याग्रह आंदोलन शुरू करने से कई साल पहले ही अहिंसा और असहयोग का मार्ग अपनाया था, है ना। कर बंदी आंदोलन। उन्होंने जमींदारों को लगान देने से मना कर दिया और ब्रिटिश प्रशासन द्वारा लगाए गए चौकीदारी कर का भुगतान भी बंद कर दिया। अगला है बेगारी और कूली प्रथा का विरोध। इन लोगों ने जमींदारों और ठेकेदारों के लिए बेगारी करने से मना कर दिया। आप इससे भी सुंदर ढंग से कॉपी को सजा के लिखिए। ठीक है, अगला है राजनीतिक लक्ष्य। स्वशासन की मांग की इन्होंने, भूमि पर अधिकार, और भी एक पॉइंट है उसको अगले पेज पे देखेंगे। तो सबसे पहले राजनीतिक लक्ष्य में इनका लक्ष्य क्या था? स्वशासन की मांग, अपना शासन मांग रहे थे। आंदोलन का अंतिम लक्ष्य स्वशासन स्थापित करना था। उनका मानना था कि वे अपनी जमीन के मालिक स्वयं हैं और उन्हें किसी बाहरी शासक को कर देने की आवश्यकता नहीं है। इनका मानना था कि भूमि ईश्वर प्रदत्त है, हम उसका कर दूसरे को क्यों देंगे। फिर भूमि पर अधिकार। आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य औपनिवेशिक भू राजस्व व्यवस्था के कारण छीनी गई पैतृक भूमि को वापस प्राप्त करना था। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है भारतीय राष्ट्रवाद में ताना भगत आंदोलन की भूमिका। चलिए अब हम लोग बताएंगे भारतीय राष्ट्रवाद से ताना भगत आंदोलन कैसे जुड़ा, है ना। सर्वप्रथम कुड्डू थाना के सिद्धू भगत के नेतृत्व में, नाम जरूर लिखिएगा, कहाँ कौन थे? सिद्धू भगत में ताना भगत 1921 ईस्वी में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। ताना भगत आंदोलन ने अपनी अद्वितीय विशेषताओं के कारण भारतीय राष्ट्रवाद में एक महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका निभाई। अब आप इसको यहाँ पर लिखिए, फिर से आप सुंदर से इसको बनाइए। भारतीय राष्ट्रवाद में ताना भगत आंदोलन की भूमिका। एक पॉइंट हुआ राष्ट्रीय आंदोलन के मुख्य धारा से जुड़ाव, दूसरा पॉइंट है असहयोग आंदोलन में सक्रिय भागीदारी, और तीसरा पॉइंट लिखे हैं हम सामाजिक राजनीतिक चेतना का विस्तार। ठीक है, तो एक एक करके डिफाइन करना शुरू करेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा से जुड़ाव, तो लिखे हैं गांधीवाद को स्वीकार करना। ये लोग गांधीवाद को स्वीकार कर लिए थे। अब इसको डिफाइन करते हुए लिखा गया है, आप इसको और सुंदर से बनाइए। ठीक है, बहुत बढ़िया से एरो ये सब दे करके सुंदर सुंदर लिखिए, अच्छा लगेगा। 1920 के दशक की शुरुआत में ताना भक्तों ने महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर अपने आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के साथ एकीकृत कर लिया। ठीक है, कांग्रेस के प्रति निष्ठा। अब इन लोगों का कांग्रेस के प्रति निष्ठा था, वो एक पैराग्राफ में बताइए। ताना भक्तों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति अपनी अटूट निष्ठा व्यक्त की। उन्होंने गया 1922, नागपुर 1923 और रामगढ़ 1940 सहित कांग्रेस के कई अधिवेशनों में भाग लिया। 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में ताना भक्तों ने गांधी जी को 400 रुपये की थैली भेंट की थी। पहला जनजातीय सत्याग्रह समूह।
टाना भगत भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में संगठित होने वाले पहले जनजातीय समूहों में से थे जिन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चलकर ब्रिटिश शासन का विरोध किया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। पहला जनजातीय सत्याग्रह समूह इसको कहते हैं हम लोग। असहयोग आंदोलन में सक्रिय भागीदारी। अब इसमें कैसे इन लोग मदद किए वो देखिए। पहला पॉइंट लिखे हैं, करों का भुगतान बंद करना। कर का भुगतान बंद कर दिए। क्या क्या किए देखिए, करों का भुगतान में क्या क्या लिखे हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के आह्वान पर टाना भगतों ने लगान और करों का भुगतान करने से पूरी तरह से इनकार कर दिया, कहा नहीं देंगे कर। 1928 के बारदोली सत्याग्रह से टाना भगत प्रभावित हुए। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने उनकी जमीनें नीलाम कर दी, ठीक है। कर नहीं दिए, जमीन नीलाम कर दी। फिर क्या था, असहयोग आंदोलन में सक्रिय भागीदारी में खादी और स्वदेशी का प्रचार किए हैं लोग। आज तक सफ़ेद कपड़ा पहन के घूमते हैं, है ना। वे गांधी जी के स्वदेशी आंदोलन के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने खादी के वस्त्र पहने, चरखा चलाया और गांधी टोपी को अपनी पहचान का हिस्सा बना लिया। खादीधारी गांधी टोपी पहने शंख एवं घंटी बजाते टाना भक्तों की टोली गांधी जी को अत्यंत प्रिय लगती थी। गांधी जी ने इन्हें अपना सर्वाधिक प्रिय अनुयायी मानते थे। सर्वाधिक प्रिय अनुयायी इनको लगते थे। अगला पॉइंट है सामाजिक राजनीतिक चेतना का विस्तार। जनजातीय एकजुटता। इस आंदोलन ने उरांव जनजाति को धार्मिक सामाजिक सुधार के माध्यम से संगठित किया, जिससे उन्हें औपनिवेशिक शोषण और अन्याय के खिलाफ खड़े होने की शक्ति मिली। राष्ट्र प्रतीकों का सम्मान। टाना भगत आज भी भारतीय राष्ट्र ध्वज, तिरंगे, चरखे और गांधीवादी सिद्धांतों का सम्मान करते हैं, जो उनके राष्ट्रीय आंदोलन से गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। वे 1945 में लोहरदगा के कुड्डू थाने पर कब्जा कर तिरंगा फहराने जैसी घटनाओं में शामिल थे, ठीक है। देखिए, हम कोशिश क्या है कि जो भी हमको मालूम था वो सब लिख दे, ताकि आप लोग इसको जहाँ जैसे जिस क्वेश्चन में जो जैसे यूज़ होता है उसको वैसे यूज़ करें, ठीक है। आंदोलन का परिणाम। क्योंकि आंदोलन का मुख्य आधार लगान ना देना था, इसलिए इसके कठोर आर्थिक परिणाम भी हुए। पहला हुआ कि जमीनों की नीलामी कर दी गई और दूसरा हुआ कि भूमिहीनता और गरीबी में लोग जकड़ गए। देखिए, लोग कर देने से मना किए, जमीनें इनकी नीलाम कर दी गई। मालगुजारी बंदी की नीति के कारण ब्रिटिश अधिकारियों ने टाना भगतों की हजारों एकड़ जमीनें जब्त करके उसको नीलाम कर दी। भूमिहीनता और गरीबी। इस कार्यवाही के परिणाम स्वरूप, मतलब उनकी जमीनें छीन कर नीलाम करने के परिणाम स्वरूप, टाना भगतों का एक बड़ा हिस्सा भूमिहीन हो गया, ठीक है। उन्हें खेतीहर मजदूर या श्रमिक के रूप में काम करने पर मजबूर होना पड़ा। ये आप बता रहे हैं आंदोलन का परिणाम, है ना। दमन और गिरफ्तारी। अब इसको दमन कैसे किया गया इस आंदोलन को, और गिरफ्तारी कैसे कैसे हुआ। जतरा भगत और उनके कई प्रमुख अनुयायियों को गिरफ्तार किया गया और जेल भेज दिया गया। उनकी मृत्यु भी फिर हो गई, वो भी पढ़े हम लोग। अंग्रेजों ने आंदोलन को गैर कानूनी घोषित कर कठोरता से दबाने का प्रयास किया। सोच के देखिए कि ये वैसा आंदोलन है जो शांति से हुआ है। बहुत शांति ढंग से ये लोग आंदोलन करते थे, तब भी इसके नेता उठा लिए जाते थे। और बाकी जो आपके आदिवासी विद्रोह जितना भी है वो तो पूरा खूनी विद्रोह हुआ करता था। तो उसका दमन कितना बेकार ढंग से होता होगा या कितने कठोर ढंग से होता होगा, इसका कल्पना भी नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब चलिए स्वतंत्रता के बाद राहत। अब हम लोग ऐसा मान के चलेंगे कि टाना भगत आंदोलन जो था उसमें टाना भगतों को अपना बहुत कुछ खोना पड़ा। तो स्वतंत्रता के बाद उनके राहत के लिए कोई काम हुआ, उनके राहत के लिए क्या काम हुआ वही देखना है। तो 1948 ईस्वी में रांची जिला टाना भगत पुनर्वास परिषद अधिनियम पारित किया गया। तब हम लोग एकीकृत बिहार में थे, ठीक है। 1948 ईस्वी में ही देश की आज़ाद सरकार ने टाना भगत रैयत एग्रीकल्चरल लैंड रेस्टोरेशन एक्ट पारित किया। स्वतंत्रता के बाद सरकार ने टाना भगतों के योगदान को देखते हुए उनकी नीलाम की गई जमीनों को वापस दिलाने के लिए कानूनी प्रावधान किए। वर्तमान में टाना भगत समुदाय को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा प्राप्त है और उन्हें शिक्षा, रेलवे पास आदि में विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। तत्कालीन हेमंत सोरेन की सरकार ने भी टाना भगतों के लिए पशुधन योजना शुरू की है। अभी कुछ वर्षों पूर्व टाना भगतों की भूमि लौटाने संबंधी एक अधिनियम को पारित किया गया है। उन्हें कृषि संबंधी अनुदान भी मिलने लगे हैं, लेकिन आज भी उनकी स्थिति में अपेक्षित परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है। अब हम लोग आगे लिख रहे हैं कि सरकार टाना भगतों को जमीन लौटाने का प्रयास तो कर रही है, किंतु यह प्रयास अपूर्ण है। अभी भी आधा से या आधे से अधिक टाना भगत भूमिहीन हैं
और लगातार अपनी मांगों को दोहरा रहे हैं। ठीक है, इन लोग अभी भी रांची में आते हैं और सब अपनी मांग रखते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसका निष्कर्ष निकाल रहे हैं और निष्कर्ष के बाद ये आंसर समाप्त हो जाएगा। आप इसका मदद लेकर के अपना आंसर तैयार करेंगे, निष्कर्ष भी आप अपने ढंग से लिखेंगे। ठीक है, हम जो निष्कर्ष लिखे वो आपको हम बता देते हैं। ताना भगत आंदोलन एक विशिष्ट आदिवासी सुधार आंदोलन के रूप में शुरू हुआ, लेकिन इसकी अहिंसक रणनीति और जमींदार ब्रिटिश विरोधी चरित्र के कारण यह गांधीवादी आंदोलनों से सहजता से जुड़ा और भारतीय राष्ट्रवाद की चेतना को जनजातीय समुदायों तक सफलतापूर्वक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ताना भगत आंदोलन सामाजिक शुद्धि, भूमि पर अधिकार और उपनिवेशवाद विरोधी स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया एक अनूठा संघर्ष था, जिसने अहिंसा के मार्ग पर चलकर भारतीय राष्ट्रवाद की चेतना को आदिवासी क्षेत्र में गहराई से स्थापित किया। ठीक है, ये रहा मेरा आंसर। अब आप इसका मदद लेकर के अपने से आंसर लिखिएगा, लिख के रखिए। देखते हैं ये कॉपी कैसे चेक होगा, अगर होगा तो फिर हम आपको बताएंगे, तो आप हमको कॉपी भेज दीजिएगा। अभी वैसा टेक्नोलॉजी अभी मेरे पास कोई है नहीं, देख रहे हैं, हो जाए तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। ठीक है, बाकी वीडियो कैसा लगता है इसको ज़रूर आप लोग कमेंट किया कीजिए, लाइक किया कीजिए। बहुत समय लगता है वीडियो बनाने में, हम लास्ट में बोलते हैं और शायद आप लोग लास्ट तक नहीं पहुंचते होंगे, इसलिए आप लोग लाइक नहीं करते, चैनल सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आज हम दूसरा वीडियो ला देंगे सदान पर। ठीक है, आप इसको पहले अच्छे से लाइक कीजिए, इसको चलवाइए, किसी ग्रुप में आप लोग जुड़े हैं तो उसमें उसको शेयर कीजिए, तब जाकर के फिर हम दूसरा वीडियो लेके आएंगे, अगर उस पर अच्छा आपका रिस्पांस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको यहीं समाप्त करते हैं। अपने से आंसर लिखिएगा। ठीक है, मेरे आंसर को मत उतारिएगा, आप अपने ढंग से आंसर लिखिए, अपने हाथ से लिखिए, सजा सजा के कॉपी पर लिखिए, सुंदर से लिखिए, ताकि आपको मार्क्स अच्छा मिले। ठीक है, बाकी थैंक यू, धन्यवाद।